सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाँ तो बच्चों, कक्षा 6 के लिए गणित विषय पढ़ रहे थे अपन, जिसमें एक्सरसाइज अपन ने 3.5 तक कंप्लीट कर ली थी। 3.6 अपन पढ़ेंगे। उसके लिए अपन को म से सीखना पड़ेगा। म से क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। अब नाम में देखो, महत्तम, महत्तम का मतलब होता है बड़ा। तो इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे अपन? देखो, दो या दो से अधिक संख्याओं के सार्वगुणनखंड। अपन ने सार्वगुणनखंड सीख लिए। जब भी अपन से कोई दो संख्या दे, उनका म से ज्ञात करने के लिए बोले, तो अपन को पहले दोनों संख्याओं के सार्वगुणनखंड निकालने। अब सार्वगुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, जो दोनों संख्याओं के सार्वगुणनखंड आएंगे, उनमें सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड जो होगा वो महत्तम समापवर्तक होगा। अब देखो, उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे 12 व 16 का म से ज्ञात कीजिए। तो पहले 12 के गुणनखंड और 16 के गुणनखंड लिख देंगे। तो 12 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? देखो, सबसे पहले एक तो सभी का गुणनखंड होता ही है। एक के बाद 12 में किसका भाग जाएगा? 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा और 6 का जाएगा। इसके अलावा और किसी का नहीं जाएगा। 16 के गुणनखंड देखिए। 16 में देखो, 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, उसके बाद 4 का जाएगा, 4 के बाद 8 का जाएगा, 8 के बाद सीधा 16 का जाएगा। ठीक है। अब इनमें देखो सार्वगुणनखंड क्या होते हैं? जो भी इनमें समान मिलता है वही सार्वगुणनखंड होते हैं। तो एक 1 मिल रहा है, एक 2 मिल रहा है और 4 मिल रहा है। ठीक है। अब इन दोनों का म से निकालना था अपन को। तो 12 व 16 का म से ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक को म से बोलते हैं। तो म से की परिभाषा अपन ने बनाई थी, दो या दो से अधिक संख्याओं के सार्वगुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। तो देखो, जब 12 और 16 के गुणनखंड किए और इनके सार्वगुणनखंड निकाले तो क्या क्या प्राप्त हुए? 1, 2 और 4 प्राप्त हुआ। तो सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड क्या है? 4 है। तो 12 व 16 का म से क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए आप। अब अपन ने सार्वगुणनखंड विधि से तो म से ज्ञात करना सीख ही लिया। अब अपन सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से म से। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से म से कैसे ज्ञात करते हैं? मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 24 और 36 का म से ज्ञात कीजिए। अब पहले तो अभाज्य गुणनखंड विधि से म से ज्ञात करने के लिए अपन को इनके अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दिया 24, तो 24 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो, विभाज्यता के नियम अपन ने पढ़ लिए थे। पीछे 24 में 4 आ रहा है, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य संख्याओं का ही इसमें अपन को भाग लगाना है। तो सबसे पहले देखो, 2 का भाग जा रहा है 24 में। कितनी बार जा रहा है वो यहाँ पे लिख देंगे, 12 बार जा रहा है। फिर 12 में देखो, 2 का भाग फिर जा रहा है, तो फिर 2 का लगा दो। कितनी बार जा रहा है? 6 बार। 6 में फिर 2 का भाग जा रहा है, 3 बार लगा दो। अब 3 में किसका भाग जाएगा? 3 का ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। तो सबसे पहले तो भाग लगाने और यहाँ पे अपन को 1 लाना है। तो 24 देखो लगा दिया। अब उसके बाद अपने पास क्या है? 36 है। तो ये 36 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 36 में देखो, पीछे 6 आ रहा है, तो जिस भी संख्या में पीछे 0, 2, 4, 6, 8 होता है, उसमें 2 का भाग जाता है। तो 2 का भाग लगाओ। 36 में 2 का भाग दिया, तो देखो आगे 3 है, 1 दूआ 2, 1 बचा, 16 हो गया। 16 में कितनी बार भाग गया? 2 का 8 बार। तो 8 दूआ 16, मतलब 36 में भाग गया 18 बार। फिर 18 में 2 का भाग लगाया, तो कितनी बार? 9 बार। अब 9 आ गया, 9 में किसका भाग जाएगा? 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का जाएगा। तो 3 का भाग लगा दो। कितनी बार गया? 3 बार। फिर 3 का भाग लगा दो। कितनी बार गया? 1 बार। तो 1 प्राप्त हो गया। अब देखो, जब अपन इनके अभाज्य गुणनखंड कर लें, तो अपन को ये ऐसे लिखना है, ये 24 और 36। 24 के सामने 24 के गुणनखंड, 36 के सामने 36 के गुणनखंड लिख देंगे। तो 24 के गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। यही प्राप्त हो रहे थे, ये अपन ने यहाँ पे लिख दिए। 36 के क्या है? 36 के यहाँ पे लिख दो, 2 गुणा 2
गुणा 3 गुणा 3। अब म से निकालना था अपन को, तो 24 और 36 का म से। अब म से कैसे निकालेंगे इन गुणनखंडों से? इनमें जो भी गुणनखंड समान मिले, जैसे अपन सारे गुणनखंड निकालते थे पहले, ऐसे ही इनमें जो भी समान मिलेगा वो अपन म से में लिख देंगे और वही म से होगा। तो सबसे पहले देखो 2 मिल रहा है, मिल गया 2 दोनों में, तो ये 2 लिख दिया। इसके बाद देखो फिर ये 2 मिल रहा है, तो ये 2 भी लिख दिया। इसके बाद देखो यहाँ 2 है लेकिन यहाँ पे एक है, 2 नीचे नहीं है। यहाँ 3 है, नीचे 3 है, तो 3 भी मिल रहा है एक बार। तो यहाँ तो 2 बार है लेकिन ऊपर तो एक ही बार है, एक ही बार मिला ना 3, तो एक बार 3 लिख दो। बस यही अपना क्या होगा, म से होगा। अब इनको गुणा कर लो, 2 दूआ 4, 4 को 3 से गुणा किया तो 4 दिया 12। तो 24 और 36 का म से जब निकाला अपन ने तो कितना प्राप्त हुआ, 12 अभाज्य गुणनखंड विधि से। यदि आप सार गुणनखंड से करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, इससे करना चाहो तो इससे भी कर सकते हो। इसको नोट कर लीजिए। अब एक्सरसाइज 3.6 पर आ जाइए। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित के म से ज्ञात कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, उनका अपन को म से निकालना है। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है जी वाला। संख्याएं दी गई है 70, 105, 175। तो देखो जब संख्याएं बड़ी आ जाए तो अपन को सार गुणनखंड विधि से सवाल नहीं करना है। 2 संख्याओं का तो मैं सिखा ही चुका आपको। अब यहाँ पे 3 संख्याओं का आ गया, तो जब भी संख्याएं बड़ी आ जाए तो अपन को सार गुणनखंड विधि से नहीं करके अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। तो देखो इसमें भाग लगाओ, 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 3 दूआ 6, 1 बचा, 10 हो गया, 5 दूआ 10। फिर 35 में देखो 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 3 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होती है, 5, तो 5 का जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 7 पंजे 35। फिर 7 में किसका जाता है, 7 का, कितनी बार, 1 बार। तो 1 आ गया यहाँ पे। तो अभी 105 ले लो, इसमें पीछे 5 जा रहा है, तो जब भी पीछे 5 आता है या 0 आता है तो उसमें 5 का भाग जाता है, तो 5 का भाग लगा दो। 2 पंजे 10, 1 पंजे 5। या फिर इसमें 3 का ही भाग लगा सकते हो आप स्टार्टिंग में, तो 3 का ही लगाओ पहले। 3 का लगा के देख लो, 3 दिया 9, 1 बचा, 15 हो गया, 5 दिया 15। तो देखो 35 आ गया। 35 ये अभी जस्ट यहाँ भी भाग लगाया था अपन ने, तो ये सेम हो जाएगा, यहाँ से 7 बार जाएगा, फिर 7 में 7 का 1 बार। अब यहाँ पे देखो 175 दिया गया है। 175 में सबसे पहले तो ये देखो 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा। 3 का नियम था यदि संख्याओं के योग 3 से विभाजित हो तो उसमें 3 का भाग जाता है। लेकिन यहाँ पे संख्याओं का योग कितना हो रहा है, 7, 5, 12 और 1 13। 13 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इसमें किसका भाग जाएगा फिर, 5 का। तो 5 का भाग लगा दो, 3 पंजे 15, 2 बचा, 25 हो गया, 5 25, 33 आ गया। 33 में फिर 5 का 7 बार और 7 में 7 का 1 बार। अब यहाँ पे देखो तीनों संख्याएं लिख दो, 70, 105 और 175। इनके गुणनखंड इनके सामने लिख दो। 70 के तो हैं 2 गुणा 5 गुणा 7, 105 के 3 गुणा 5 गुणा 7 और 175 के हैं 5 गुणा 5 गुणा 7। सबसे पहले देखो अब इनमें मिलान करना है अपन को, इन तीनों का मसे के लिए। 2 यहाँ पे क्या 2 यहाँ भी नहीं है, तो 2 को छोड़ दो। 2 के बाद 5 पे आ जाओ, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये 5 मिल रहा है, तो ये 5 मिल रहा है। उसके बाद देखो 7 है यहाँ पे, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तीनों में मिलना चाहिए ये, तो तीनों में मिल रहा है, तो जो जो मिल रहा है वही क्या होगा, अपना मस होगा। तो 70, 105 और 175 का मस कितना हो जाएगा, एक तो 5 मिला, तो एक बार तो ये 5 और एक बार क्या मिला, 7 मिला, तो ये 7। तो देखो 7 पंजे कितना हो गया, 35। तो इन सब का मस कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब ये H वाला देखिए, संख्याएं दी गई है 91, 112, 49। तो सबसे पहले तो ये बताओ 91 में किसका भाग जाएगा,
91 एक अभाज्य संख्या होती है, इसमें सिर्फ 91 का ही भाग, इसमें 13 का भाग जाएगा सबसे पहले, तो 13 का भाग लगा दीजिए, 7 13 91, फिर 7 का लगा दीजिए, 1 आ जाएगा। 112 है, इसमें देखो 2 का जा रहा है, 5 दुआ 10, 1 बचा, 6 दुआ 12, फिर इसमें 2 का जा रहा है, 2 दुआ 4, 1 बचा, 8 दुआ 16, फिर 2 का जा रहा है, 1 दुआ 2, 4 दुआ 8, फिर 2 का जा रहा है, 7 दुआ 14, और 7 में 7 का 1 बार। 49 में 7 का भाग जाता है कितनी बार? 7 बार, और 7 में, अब इनके गुणनखंड हो ही गए, इनमें मिला लेना, जो भी कॉमन मिले वो इनका क्या होगा? मस होगा। सात गुणा 7। अब इन तीनों का मस लिखना है, तो ये मस, हम यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, 13 भी नहीं मिल रहा तीनों में, 7 तीनों में मिल रहा है, तो 7 को मिला दीजिए, तो इनका मस क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना, यदि इन तीनों में कोई संख्या कॉमन नहीं मिल रही है, जब अपन यदि गुणनखंड करें, ऐसी संख्याएं आ जाए अपने पास कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिले, तो फिर उनका मस हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ये आप याद रखना, इसको नोट कीजिए। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्न का मस क्या है? तो पहला दिया गया है 2 क्रमागत संख्याएं। आप कोई सी भी 2 क्रमागत संख्याएं ले लो, जैसे 1 2 ले लो, दोनों क्रमागत है, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली, या फिर 2 3 ले लो, 3 4 ले लो, 4 या 5 ले लो, 5 या 6 ले लो, कुछ भी ले लो। जब आप इनका मस निकालोगे या इनके गुणनखंड करोगे या 4 गुणनखंड करोगे, तो इनमें अपन को कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो कॉमन नहीं मिलेगा तो इनका मस क्या होगा? तो 2 क्रमागत संख्याओं का मस हमेशा 1 होगा। अभी जस्ट मैंने बताया था, जब भी अपन को कुछ भी कॉमन नहीं मिले तो उनका मस क्या होता है? 1 होता है। अब बी वाले में बोला है 2 क्रमागत सम संख्याएं। अब देखो 2 क्रमागत सम संख्याएं, 2 4 हो सकती है, 4 6 हो सकती है, 6 और 8 हो सकती है, 8 और 10 हो सकती है। अब इनमें देखो, इनका यदि अपन मस निकालेंगे तो देखो 2 और 4 का मस जो होगा वो क्या होगा? 2 होगा। 4 और 6 का जब आप मस निकालोगे तो इनका मस भी क्या होगा? 2 होगा। 6 और 8 का मस जब निकालोगे तो इनका भी मस क्या होगा? 2 होगा। 8 और 10 का जब आप मस निकालोगे तो इनका भी मस क्या होगा? 2 होगा। मतलब जब भी अपन 2 क्रमागत सम संख्याएं ले लें और उनका मस निकाले तो अपन को हमेशा क्या प्राप्त हो रहा है? 2 प्राप्त हो रहा है। तो 2 क्रमागत सम संख्याओं का मस क्या हो जाएगा? 2 होगा। इसी प्रकार देखो 2 क्रमागत विषम संख्याएं ले लें। अब क्रमागत विषम संख्याएं क्या होगी? 1 और 3 हो सकती है, 3 और 5 हो सकती है, 5 और 7 हो सकती है, 7 और 9 हो सकती है, आगे कुछ भी हो सकती है। जब 1 और 3 का मस आप निकालोगे तो 1 प्राप्त होगा। 3 और 5 का मस जब आप निकालोगे तब भी 1 प्राप्त होगा। 5 और 7 का मस जब आप निकालोगे तब भी 1 प्राप्त होगा। 7 और 9 का मस जब आप निकालोगे तब भी 1 प्राप्त होगा। मतलब अपन को यहाँ पे इतने सारी संख्याएं ली अपन ने, क्रमागत विषम संख्याएं, इनका मस जब अपन ने निकाला तो अपन को क्या प्राप्त हो रहा है? 1 प्राप्त हो रहा है। तो अपन क्या कह देंगे? 2 क्रमागत विषम संख्याओं का मस कितना होता है? 1 होता है। इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है अभाज्य गुणनखंड द्वारा 2 सह अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का मस इस प्रकार ज्ञात किया गया। 4 और 15 दो संख्याएं, ये सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब है इनके गुणनखंडों में 1 के अलावा कुछ भी नहीं मिलना। तो 4 के गुणनखंड किए ये, 15 के गुणनखंड किए ये हो गए।
अब उसने आगे कहा है चूंकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार गुणनखंड नहीं है, तो इन दोनों के जब गुणनखंड किए तो देखो यहाँ पे कुछ मिल रहा है क्या? कुछ भी नहीं मिल रहा। तो आगे उसने कहा है इसलिए 4 और 15 का मस शून्य है। आगे उसने कहा है 4 और 15 का मस क्या है? शून्य है। अब वो पूछ रहा है अपन से क्या यह उत्तर सही है, यदि नहीं तो सही मस क्या है। अब देखो मैंने कहा था थोड़ी देर पहले जब भी कुछ भी कॉमन नहीं मिले तो मस कितना होता है? हमेशा 1 होता है। तो ये उत्तर तो क्या है? गलत है। तो सही उत्तर क्या होगा? 4 और 15 का सही मस क्या होगा? अब इनमें कुछ भी नहीं मिल रहा तो क्या हो जाएगा? मस 1 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा? आंसर। सही उत्तर ये होगा। ये आपके प्रश्नावली खत्म हो गई है, इसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद।